अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्मोडायनामिक चैप्टर नंबर 5 जो है, आज उसका लेक्चर नंबर 6 हम इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है एक्सपांशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये आज के हमारे लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक है, एक्सपांशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका एक्सपांशन का क्या मतलब होता है, तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपांशन का मतलब होता है गैस का फैलाव। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि मुस्तकिल दर्जे हरारत पर गैस का किस तरह से एक्सपांशन होता है, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए, इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए आपके पास में इस तरह से एक सिलेंडर है और इसमें यहाँ पर गैस भरी हुई है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसमें एक मासलेस, मूवेबल और फ्रिक्शनलेस, क्या है, मासलेस, मूवेबल और फ्रिक्शनलेस, यहाँ पर हम एक ऐसे पिस्टन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, पिस्टन। इसकी क्या खास बात है, ये मासलेस है, ठीक है, और मूवेबल है, और उसी के साथ साथ में मासलेस, मूवेबल और फ्रिक्शनलेस है। यहाँ पर हमारे पास में गैस भरी है, तो हम बोलेंगे यहाँ का जो वॉल्यूम है उसका हम वी आई बोलेंगे। वी आई क्या होगा यहाँ पर, तो वी आई होगा बच्चों यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम। क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम मतलब इब्तदाई हजम, ऐसे आपको दिख रहा है। ठीक है, फिर इसी डायग्राम को हम एक दूसरी तरीके से बना रहे हैं। देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमको एक्सपांशन ऑफ गैस करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मान लीजिए इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है। कितना है, 300 केल्विन। इब्तदाई जो टेम्परेचर है इसका इनिशियल वो कितना है, 300 केल्विन है। ठीक है, और ये हमारे पास में जो सिलेंडर है, हमने क्या किया, अब सुनो, यहाँ पर गैस भरी हुई थी। ठीक है, इस तरह से इब्तदाई टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। हमने ना यहाँ से एक बर्नर लगा दिया। क्या लगा दिया, बर्नर। बर्नर क्या करता है, तो बर्नर इसको, हमारी सिस्टम को हीट देता है। लेकिन ख्याल यह रखना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब हम हीट देंगे, हमें बहुत ही स्लो इसको हीट देना है। बहुत स्लो हीट देने से मतलब क्या मुराद है, मतलब हमको कंट्रोल मैनर में यहाँ पर हीट देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक कंट्रोल मैनर में हीट देंगे। तो हम ये देखेंगे कि जब हम यहाँ पर हीट देते हैं तो सिस्टम क्या करता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, कि हमको इस सिस्टम को एक कंट्रोल मैनर में हीट देना है। जब हम एक कंट्रोल मैनर में हीट देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, तो आंसर है, जब हम इसको हीट देंगे तो गैस के अंदर क्या पैदा होगा, तो जब हम इसको बाहर से एक्सटर्नल हीट देंगे तो एक्सटर्नल हीट देने की वजह से गैस में एक्सपांशन होगा और गैस का इस तरह से फैलाव होगा। अगर गैस का एक्सपांशन होगा, ठीक है, तो देखिए उसका इनिशियल वॉल्यूम इतना था, जब गैस का एक्सपांशन हुआ तो डेफिनेटली अगर गैस का एक्सपांशन होगा तो गैस का वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, अभी इतना वॉल्यूम था, अब एक्सपांशन होने की वजह से, एक्सपांशन क्यों हो रहा, तो हम एक कंट्रोल मैनर में यहाँ से इसको हीट दे रहे हैं एक्सटर्नल, तो उसकी वजह से गैस का एक्सपांशन हुआ और गैस का धीरे धीरे वॉल्यूम जो है वो तब्दील होने लगा, चेंज होने लगा। यहाँ पर हम कंट्रोल मैनर में इसको जो हीट दे रहे हैं उसकी वजह से गैस का यहाँ तक जो हुआ वो क्या, वॉल्यूम चेंज हो गया। इब्तदाई वॉल्यूम क्या था बच्चों, वी आई था, और ये वाला जो वॉल्यूम है इसको हम बोलेंगे वी एफ। वी एफ क्या होगा, तो वी एफ का मतलब होगा फाइनल वॉल्यूम। क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम। देखिए, हम अगर गौर करें, यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम कम था और यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, तो आंसर यहाँ पर गैस का एक्सपांशन हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं अगर एक्सपांशन हो गैस का या कंप्रेशन हो गैस का तो गैस का वॉल्यूम चेंज होता है। यहाँ हमने कंट्रोल मैनर में हीट दी, हीट देने की वजह से क्या हुआ, हीट देने की वजह से ये हुआ कि गैस का एक्सपांशन हुआ। ठीक है, गैस का एक्सपांशन होने की वजह से इसका वॉल्यूम चेंज हुआ, और ये पिस्टन चूँकि मासलेस था, मूवेबल था, फ्रिक्शनलेस था, इसीलिए पिस्टन ऊपर चले गया। और अगर हम बाद में इसका टेम्परेचर चेक करें तो इसका टेम्परेचर जो होता है वो 300 केल्विन ही होता है। यहाँ पर टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट है, तो आंसर है, जो हम यहाँ से हीट दे रहे हैं वो बहुत स्लो दे रहे हैं, एकदम कंट्रोल मैनर में हीट दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो इसका जो एक्सपांशन ऑफ गैस होता है और वॉल्यूम जो चेंज होती है बच्चों, वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर होती है। अगर आप इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर मेजर करोगे तो आपको एज इट इज ही मिलेगा। यानी अगर यहाँ से कंट्रोल मैनर में हीट दी जाए, इस जुमले पर गौर कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर यहाँ से कंट्रोल मैनर में हीट दी जाए तो गैस का एक्सपांशन होता है, उसका वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, और वॉल्यूम चेंज होने की वजह से जब हम दोनों का इनिशियल और फाइनल अगर टेम्परेचर मेजर करते हैं बच्चों, तो दोनों टेम्परेचर जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। इसीलिए इस तरह के एक्सपांशन को कहा जाता है, इस तरह के एक्सपांशन को कहा जाता है आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्या कहा जाता है इसको, आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्या कहा जाता है इसको,
आइसोथर्मल एक्सपांशन। इसको आइसोथर्मल एक्सपांशन क्यों कहा गया? तो आइसो मतलब एक जैसा, थर्मल मतलब टेम्परेचर, और एक्सपांशन मतलब अगर सेम टेम्परेचर पर अगर गैस का एक्सपांशन होता है तो इस किस्म के एक्सपांशन को कहा जाता है आइसोथर्मल एक्सपांशन। और यहाँ लिखेंगे हम ऑफ गैस। मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा कि आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ गैस कैसे होता है। अगर फिर से कंट्रोल मैनर में अगर यहाँ पर गैस को बर्नर से हीट दी जाए तो उसकी वजह से गैस का एक्सपांशन होता है, और एक्सपांशन होने की वजह से मासलेस, मूवेबल और फ्रिक्शनलेस है। इसका वॉल्यूम वी से वी में तब्दील होता है। और इस तरह के प्रोसेस को या इस प्रोसेस को जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस का एक्सपांशन होता है, इसे कहा जाता है आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ गैस। ठीक है, ये था हमारे पास में सबसे पहला सवाल, क्या एक्सपांशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, अब इसी का एक दूसरा पार्ट है, आप लोग पहले इसका स्नैपशॉट लीजिए फिर मैं आपको देखिए। सेकंड हमारा इसी का टॉपिक है एक्सपांशन ऑफ गैस, मतलब गैस का एक्सपांशन ही हमें करना है। लेकिन यहाँ एक खास बात है, विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट का एक्सचेंज भी नहीं होना चाहिए, एंड वर्क डन, और कोई भी वर्क डन नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर गैस का एक्सपांशन करना है, और उसमें क्या ख्याल रखना है कि हीट का एक्सचेंज भी नहीं होना चाहिए सिस्टम से सिस्टम के दरमियान में, और वहाँ पर कोई वर्क डन भी नहीं होना चाहिए। तो हमें देखिए हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए बच्चों क्या किया गया है कि मान लीजिए आपके पास में एक ऐसा सिलेंडर है, और इस सिलेंडर को दो हिस्सों में ऐसे तकसीम किया गया है। ठीक है, और ये वाला जो साइड है, ठीक है, मतलब ये जो वाला जो सिलेंडर है, जब हमने इसको दो हिस्सों में इस तरह से डिवाइड किया, ठीक है, दो कंपार्टमेंट में, तो जो इसका डिवाइडर है, मतलब जो इस सिलेंडर को डिवाइड करता है, ये बहुत ही थिन है, बहुत ही पतला है। ठीक है, और ये आसानी से टूट सकता है। अब इस सिलेंडर को क्या किया गया बच्चों? इस सिलेंडर को एक नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल के दरमियान में ऐसे बंद कर दिया गया। मतलब इस सिलेंडर को हमने कैसे काय में बंद कर दिया? नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल के दरमियान में इसको बंद कर दिया। मतलब जो इसके बाहर का ये जो बॉक्स बना है, ये नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल से मिलकर बना है। ठीक है, और ये आपके पास में बॉक्स है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला कंपार्टमेंट, इसका नाम रखा गया एक्स। क्या नाम रखा गया? एक्स। मतलब ये वाला जो कंपार्टमेंट है एक्स, यहाँ पर ऐसे गैस भरी हुई है, इसमें क्या भरी हुई है? गैस। फिर से याद रखना है कि जो डिवाइडर है जो इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये बहुत ही पतला है, बहुत ही थिन है, जो आसानी से टूट सकता है। ओके, और ये वाला जो कंपार्टमेंट है बच्चों, इसका नाम रखा गया वाई, जिसमें ना वैक्यूम भरी है। क्या भरी है इसमें? वैक्यूम। मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल खाली है। तो यह है इसका इनिशियल स्टेट, यह है इसका इनिशियल स्टेट। हमको गैस का एक्सपांशन देखना है, और विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट एंड डूइंग विदाउट वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वी आई। तो वी आई क्या है? वी आई जो है ये वॉल्यूम ऑफ कंपार्टमेंट एक्स। मतलब किसका वॉल्यूम है? एक्स कंपार्टमेंट का वॉल्यूम है। उसके बाद में हम लिखते हैं वी आई डैश। वी आई डैश क्या है? तो वी आई डैश जो है वॉल्यूम ऑफ कंपार्टमेंट वाई। मतलब ये जो वाई कंपार्टमेंट है जिसमें वैक्यूम भरी है, ठीक है, उसका जो मतलब वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम वो क्या है? वी आई डैश। और एक कंपार्टमेंट एक्स का जो वॉल्यूम है वो क्या है? वी आई। इज इट क्लियर? अभी ये इस तरह से रखी हुई है, नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल का, ये बाहर के दरमियान में मटेरियल से बनी एक फिर बॉक्स में इसको बंद कर दिया गया है। और ये सिलेंडर के अंदर दो पोर्शन है, ये पोर्शन का नीचे वाले हिस्से में गैस भरी है और ऊपर वाले हिस्से में वैक्यूम है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब होता ये है कि ये फिर से आपका यही वाला एज इट इज़ है, मतलब जो हमने कंपार्टमेंट लिया था जो नॉन इंसुलेटिंग का बना हुआ था। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, ये जो आपके पास में सिलेंडर था इस तरह से, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, अब ज़रा गौर करना। यहाँ पर होगा बच्चों ये कि यहाँ पर जो आपके पास में गैस है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, हम जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इंटरनली तौर पर रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं मतलब वो इसके अंदर इस तरह से घूमते हैं। ठीक है, जब ये रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, कुछ वक्त के बाद में जब इसे देखा गया तो ये पाया जाता है कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, जो गैस और वैक्यूम को अलग अलग करती थी, कुछ देर के बाद में ये देखा जाता है कि ये जो मतलब जो डिवाइडर है, ठीक है, मतलब जिसने वैक्यूम और गैस को अलग अलग कर दिया था, ये देखा जाता है कि ये इस तरह से टूट जाता है। ठीक है, ये इस तरह से टूट गया। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया हो कि बहुत पतला है, बहुत थिन है, आसानी से टूट सकता है, आसानी से ब्रेक हो सकता है। तो ये क्या हो जाता है, अचानक टूट जाता है। टूटने की वजह से क्या होता है बच्चों, टूटने की वजह से ये होता है कि जो यहाँ पर गैस भरी थी, ठीक है, अब डेफिनेटली जो यहाँ पर गैस भरी थी ये पोर्शन तो टूट गया, तो ये गैस जो है ये इस तरह से पूरे सिलेंडर में मतलब फैल जाती है, और यहाँ पर फैल जाती है, इसका मतलब क्या हो गया, गैस का एक्सपांशन हो गया। अब यहाँ पर गैस ने क्या किया, गैस ने जो वैक्यूम जहाँ पर भरी थी उस पूरे एरिया को अपने अंदर कवर कर लिया, मतलब वहाँ पर एक्सपांशन ऑफ गैस हो चुका है। अब बच्चों जब एक्सपांशन ऑफ गैस होता है तो यहाँ पर जो इसका फाइनल वॉल्यूम होता है वी एफ, इसे लिखा जाता है वी आई
प्लस वी डैश। क्या लिखा जाता है? वी आई प्लस वी डैश। मतलब इनिशियल जो देखिए वी आई क्या था? वॉल्यूम ऑफ द कंपार्टमेंट एक्स, और वी डैश क्या था? वॉल्यूम ऑफ द कंपार्टमेंट वाई। मतलब दोनों का भी जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या होता है? एक दूसरे में ऐड हो जाता है और यहाँ पर गैस का अनकंट्रोल एक्सपांशन होता है। और हम अगर यहाँ गौर करें, हमने कोई भी हीट को एक्सचेंज नहीं किया, ठीक है, देखो बाहर से कोई भी हमने हीट नहीं दी और हमने कोई मैकेनिकल वर्क डन भी नहीं किया, कोई पिस्टन वगैरह का मूवमेंट भी नहीं यहाँ पर, उसके बावजूद भी यहाँ पर गैस का एक्सपांशन हुआ और गैस जो है वो पूरे सिलेंडर के अंदर फैल गई और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया इसका? वी आई प्लस वी डैश। यानी हमको यहाँ पर एक बात समझ में ये आती है कि यहाँ पर गैस का अनकंट्रोल एक्सपांशन हुआ बाय विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट एंड विदाउट डूइंग एनी वर्क, ठीक है। तो इसे कहा जाता है एक्सपांशन ऑफ गैस विदाउट डूइंग एनी वर्क और विदाउट एक्सचेंजिंग ऑफ हीट, ठीक है। समझ में आया आपको? सिर्फ क्या हुआ यहाँ पर, हमने दो अलग अलग जो कंपार्टमेंट रखे थे, ये पोर्शन टूटने की वजह से क्या हुआ? जब ये पोर्शन टूटा तो टूटने की वजह से यहाँ पर अनकंट्रोल एक्सपांशन ऑफ गैस हुआ और गैस जो है जहाँ पर वैक्यूम भरा था, जब कुछ भी नहीं थी, गैस उसमें फैल गई और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया आपका? ये दोनों वॉल्यूम को ऐड कर दिया गया, तो ये वाले पूरे कंपार्टमेंट का जो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा वी एफ हो जाएगा। मतलब इसे कहा जाता है एक्सपांशन ऑफ गैस विदाउट डूइंग एनी वर्क और विदाउट एक्सचेंजिंग ऑफ हीट, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ठीक है। हाँ देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। पेज नंबर 88 पर ये टॉपिक मौजूद है, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ठीक है। हमको यहाँ पर थर्मोडायनामिक की जो प्रोसेस है उसको क्लासीफाई करना है, अलग अलग किस तरह से प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहला हम जो इसके अंदर टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों वो होगा थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ठीक है। कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस किसे कहा जाता है और थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो होता है या थर्मोडायनामिक जो चेंज होता है वो क्या होता है? इसको थर्मोडायनामिक प्रोसेस और थर्मोडायनामिक चेंज भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस और थर्मोडायनामिक चेंज क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जब भी कोई सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करता है, ठीक है, जब भी कोई सिस्टम अपनी स्टेट को, अपनी हालत को चेंज करता है और हालत को अगर कोई सिस्टम चेंज करता है और इस दौरान में थर्मोडायनामिक वेरिएबल, जो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल होते हैं जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है, जो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल होते हैं, अगर दो या दो से ज़ायद स्टेट वेरिएबल अगर चेंज होते हैं ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, तो इस तरह के इस किस्म के प्रोसेस को कहा जाता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस और थर्मोडायनामिक चेंज। व्हाट इज द कंडीशन फॉर थर्मोडायनामिक प्रोसेस? कंडीशन फॉर थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज कम से कम हमारे पास में दो जो स्टेट वेरिएबल है वो चेंज होना चाहिए, दो या दो से ज़ायद, तब जाके हम बोलेंगे कि यहाँ पर थर्मोडायनामिक चेंज हुआ है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। तो क्या इसके लिए कंडीशन है कि टू और मोर स्टेट वेरिएबल, ठीक है, अगर चेंज होते हैं, अगर टू और मोर स्टेट वेरिएबल अगर चेंज होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक प्रोसेस। स्टेट वेरिएबल कौन कौन से? तो हम जानते हैं स्टेट वेरिएबल प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। अगर इसमें से कोई दो या दो से ज़्यादा अगर वेरिएबल चेंज होते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस के दौरान में, ठीक है, किसी प्रोसेस के दरमियान में, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके पास में इस तरह से एक सिलेंडर था, देखिए थर्मोडायनामिक प्रोसेस कैसे होगा। आपके पास में इस तरह से एक सिलेंडर था, ठीक है, इसमें ऐसे गैस भरी हुई थी, ओके। चलो, हमने यहाँ पर एक पिस्टन लगाया था जो मासलेस, मूवेबल और फ्रिक्शनलेस था। हमने क्या किया, यहाँ पर से इसको हीट दी। जब हम इसको यहाँ से हीट देते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर हमने यहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दिए तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर गैस का एक्सपांशन होता है। गैस का एक्सपांशन होने की वजह से इसका वॉल्यूम चेंज होता है। जब इसका वॉल्यूम चेंज होता है तो जो गैस के अंदर जो मौजूद मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल पर जो प्रेशर लग रहा था कम एरिया की वजह से, वो प्रेशर भी क्या होता है? कम होता है। तो जब यहाँ पर गैस का एक्सपांशन होता है तो एक्सपांशन के दौरान में हम ये देखते हैं कि इसका वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, और प्रेशर ऑफ द गैस कम होता है। यानी यहाँ पर दो स्टेट वेरिएबल चेंज हुए, इसका मतलब इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? तो आंसर इस प्रोसेस को हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान में दो या दो से ज़्यादा स्टेट वेरिएबल तब्दील होते हो उसे कहा जाता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस या थर्मोडायनामिक चेंज, ठीक है। अब हमें यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बुक में दो टॉपिक सबसे पहले डिस्कस किए गए, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस में हम सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों वो होगा आपके पास में रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा? रिवर्सिबल प्रोसेस। और इधर हम डिस्कस करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए दोनों प्रोसेस बहुत ही आसान है, पहला है रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा है इरिवर्सिबल प्रोसेस।
देखिए इसके नाम से ही पता चला, रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है, जब जाता है कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान में बच्चों ये होता है कि जब कोई सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करता है, तो चेंज करने के दौरान में वो अपने स्टेट वेरिएबल्स है उनको चेंज करता है, लेकिन बाद में जब वो दोबारा फाइनल से इनिशियल में आता है तो दोबारा अपने जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स जो है वो दोबारा एज इट इज आ जाते हैं। इस किस्म के प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आता है और वापस दूसरे स्टेट से दोबारा अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है, इस किस्म के प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्सिबल। मतलब होना, सिस्टम का चेंज होना और दोबारा एज इट इज हो जाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के ताल्लुक से आपको एक बात ख्याल ये रखनी है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो होता है सिस्टम दोबारा अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। ठीक है, सवाल यह है कि दोबारा जो सिस्टम है वो अपने इनिशियल स्टेट में क्यों आता है, तो उसका आंसर बच्चों ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान में एनर्जी का लॉस नहीं होता, एनर्जी का लॉस नहीं होता, इसीलिए सिस्टम जो है वो दोबारा अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसके ताल्लुक से क्या लिखेंगे कि अगर कोई सिस्टम अपने स्टेट को चेंज करे, इनिशियल से फाइनल में जाए और दोबारा अगर फाइनल से इनिशियल में आता है, इसका मतलब यह है कि सिस्टम जो है वो इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों होता है, क्यों सिस्टम दोबारा अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है, तो आंसर है वहाँ पर एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसके ताल्लुक से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो ये है कि दिस प्रोसेस इज एन आइडियल प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है बच्चों आइडियल प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ख्याल रखना है। ओके, थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो होता है आइडियल प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो रियल वाला प्रोसेस है जो जनरली हमको दिखता है, ये कौन सा है, आइडियल प्रोसेस है। और इसके ताल्लुक से एक बात और ख्याल रखिए कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर जब कोई वेरिएबल चेंज होते हैं, ठीक है, तो उसकी मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाता हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस की हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपके पास में हम इसके पीवी डायग्राम बना रहे, हम जानते हैं यहाँ पर वॉल्यूम होता है और यहाँ पर प्रेशर होता है। तो अगर इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये सिस्टम की ए स्टेट है और ये वाली इसकी बी स्टेट है। जब सिस्टम इनिशियल स्टेट में है यहाँ पर, ठीक है, तो ये सिस्टम जब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आता है, मतलब ए से बी में आता है, तो ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस, याद रखना है ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस, जिस पाथ से सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करता है बच्चों याद रखिए उसी पाथ से सिस्टम दोबारा अपने स्टेट में वापस आता है। यहाँ पर पाथ का कोई भी चेंज नहीं होता। ये किसके लिए है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो आपको इसके लिए 4 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट यह है कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आता है और दोबारा फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर रिट्रेस्ट होता है। क्या होता है यहाँ पर, रिट्रेस्ट होता है। रिट्रेस्ट मतलब दोबारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना और दूसरे सिस्टम से दोबारा इनिशियल स्टेट में आ जाना। ठीक है, इस किस्म के प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्सिबल, मतलब अपने स्टेट को चेंज करना और दोबारा अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाना, रिवर्सिबल। सेकंड इसके लिए पॉइंट हमको क्या याद रखना है, सेकंड पॉइंट हमको इसके लिए ये याद रखना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है यहाँ पर एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता, देयर इज नो लॉस इन एनर्जी। ठीक है, ये इसका सेकंड पॉइंट है। उसके बाद में इसका थर्ड वाला पॉइंट क्या है, इसका थर्ड वाला पॉइंट ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो एक आइडियल प्रोसेस होता है। क्या होता है, आइडियल प्रोसेस। और चौथे वाला पॉइंट आपको ये याद रखना है रिवर्सिबल प्रोसेस के ताल्लुक से कि अगर सिस्टम ए से बी में जाता है, जिस पाथ से सिस्टम ए से बी में जाता है उसी पाथ से दोबारा अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है, यहाँ पर पाथ चेंज नहीं होता। तो इस किस्मों के प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। इज इट क्लियर? अब आइए अगला जो हमारा है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सबसे पहला पॉइंट हमको क्या याद रखना है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सबसे पहला पॉइंट हमको ये याद रखना है कि जब सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाता है तो दोबारा फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आता। जब सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाता है तो दोबारा फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाता। इस किस्म के प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब यहाँ पर रिट्रेस नहीं होता। रिट्रेस नहीं होता इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सिस्टम अगर एक बार अपने स्टेट को चेंज कर लेता है तो दोबारा वापस नहीं आ सकता। इसे कहा जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे पहले आपकी हाइट अगर 4 फुट थी तो अभी आपकी हाइट, पहले इनिशियल हाइट आपकी 4 फुट थी, अब आपकी फाइनल हाइट हो गई मान लीजिए 5 फुट, तो दोबारा आपकी जो हाइट है वो वापस नहीं आ सकती, दोबारा आप 4 फुट के नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप इस किस्म के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रियल प्रोसेस। और हमारे अतराफ में हम जो भी प्रोसेस देखते हैं वो बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं बच्चों वो मैंने शायद रिवर्सिबल बोल दिया, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमारे अतराफ में जो भी प्रोसेस होते हैं बच्चों वो सब इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल के लिए क्या कंडीशन है, तो कंडीशन ये है कि यहाँ पर रिट्रेस ऑफ सिस्टम नहीं होता। सिस्टम अगर एक बार इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आता है तो दोबारा फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाता। इस किस्म के प्रोसेस को कहा जाता है थर्मोडायनामिक
प्रोसेस, ठीक है। और थर्मोडायनामिक्स कौन सा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल। जैसे अगर आपके पास में राइस है, हम राइस को अगर बॉईल करें, ठीक है, तो सिस्टम इनिशियल स्टेट में था, हमने उसके स्टेट को चेंज किया, तो जब सिस्टम के स्टेट को हम चेंज करते हैं बॉईल होने के बाद में दोबारा जो हमारे राइस है उसको एज इट इज स्टेट में नहीं ला सकते। तो ये भी जो प्रोसेस है बच्चों इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के ताल्लुक से हमने क्या क्या बातें डिस्कस की है? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमने बोला है कि सिस्टम अगर इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आता है तो दोबारा फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकता। जैसे अगर हम हमारे राइस को अगर बॉईल कर रहे हैं तो बॉईल करने वाले पहले जो राइस है, यानी जब तक हम बॉईल नहीं करते वो उसकी इनिशियल स्टेट है, और बॉईल करने के बाद में उसकी फाइनल स्टेट है। हम दोबारा उसको एज इट इज नहीं बना सकते क्योंकि एक प्रोसेस कौन सा है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सेकंड बात क्या याद रखनी है? इसके लिए सेकंड बात याद रखनी है कि ये वाला जो प्रोसेस होता है बच्चों, ये रियल प्रोसेस होता है। कौन सा होता है? रियल। और जो आपके पास में रिवर्सिबल था वो कौन सा था? आइडियल। और इरिवर्सिबल जो होता है वो रियल प्रोसेस होता है, ठीक है, मतलब ये रियली में होता है। तीसरे वाली इसके ताल्लुक से खास बात याद रखनी है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्यों होता है? तो आंसर है यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है? लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द इरिवर्सिबल प्रोसेस। लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है, इसकी वजह से सिस्टम जो होता है अपने इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आ सकता। तो हमें यहाँ पर ये डिस्कशन से ये बात समझ में आई कि अगर एनर्जी का लॉस होगा तो सिस्टम दोबारा अपने इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आ सकता है, और अगर एनर्जी का लॉस नहीं होता तो सिस्टम दोबारा अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है। ये वाला प्रोसेस जो होता है इरिवर्सिबल वो एक रियल प्रोसेस होता है, और जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो एक आइडियल प्रोसेस होता है। अब तीसरी जो पीवी डायग्राम वाली बात थी उसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान में क्या होता है, अगर हम इसकी पीवी डायग्राम बनाएं, यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर वॉल्यूम है। अगर सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करता है, मतलब अगर सिस्टम ए से बी में जाता है तो ये इस पाथ से गया, तो याद रखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान में, याद रखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान में जब सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करता है जिस पाथ से, तो उस पाथ से कभी भी वापस नहीं आता। मे बी पॉसिबल वो अगर आएगा तो उसका पाथ इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये इसका इनिशियल स्टेट है, ठीक है, ए से वो फाइनल में गया और फाइनल से जब दोबारा इनिशियल में आया तो उसका पाथ चेंज है। यानी हमें यहाँ पर एक बात ये समझ में आती है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान में जो पाथ होता है वो सेम नहीं होता, मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस होता है, इसीलिए सिस्टम मुकम्मल तौर पर एज इट इज सेम हालत में दोबारा अपने इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आ सकता। दैट इज द पॉइंट फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। और अभी हम जितनी भी प्रोसेस डिस्कस करने वाले आगे के इस लेक्चर में वो तमाम के तमाम जो प्रोसेस होंगे बच्चों वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम में भी पॉसिबल वापस आ जाए लेकिन मुकम्मल तौर पर एज इट इज वापस नहीं आ सकता। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस की खास बात है क्योंकि ये रियल प्रोसेस होते हैं। तो क्या क्या बातें याद रखनी है आपको? इसके दरमियान में अगर फर्क लिखना है तो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाता है और दोबारा एज इट इज फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में आ जाता है, मतलब यहाँ पर रिट्रेस्ट होता है। क्या होता है? रिट्रेस्ट। एज इट इज सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है, इसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं। अगर रिट्रेस्ट नहीं होता है, सिस्टम इनिशियल स्टेट में दोबारा वापस नहीं आ सकता, तो उसको इरिवर्सिबल बोलते हैं। ये वाला प्रोसेस आइडियल प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस रियल प्रोसेस है। यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो रहा है और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर नो लॉस ऑफ एनर्जी। क्या होता है यहाँ पर? नो लॉस ऑफ एनर्जी। इसीलिए सिस्टम जो होता है दोबारा अपने स्टेट में वापस आ जाता है, यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो रहा है। और अगर इसकी पीवी डायग्राम देखें तो जो सिस्टम से इनिशियल, जब सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल में जाता है तो दोबारा फाइनल से इनिशियल में उसी पाथ से वापस आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, इसके लिए इस प्रोसेस को कहा जाता है इरिवर्सिबल। और जितने भी प्रोसेस हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं वो तमाम के तमाम कौन से प्रोसेस होंगे? तो आंसर है इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। ओके, तो टेक अ स्नैपशॉट। हाँ देखिए, अगला जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। कॉज और रीजन ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, मतलब अगर कोई सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने के बाद दोबारा जब इनिशियल में नहीं आता तो उसकी क्या वजह है? तो बच्चों इसके 2 मेन रीजन है, आपको याद रखने हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि जब सिस्टम अपने स्टेट को चेंज करता है, जैसे एक्सपांशन ऑफ गैस, ठीक है, ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में आता है। एक्सपांशन ऑफ गैस और बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो जब ये अमल होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के, जैसे एक्सपांशन ऑफ गैस या केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं, तो सिस्टम क्या करता है? जब ये प्रोसेस होते हैं, इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम जो होता है बच्चों वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में चले जाता है। किस में आता है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो पहला क्या रीजन हुआ इसका? पहला रीजन ये हुआ कि सिस्टम जो होता है वो किस में चले जाता है? तो सिस्टम जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में चले जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम दोबारा अपने इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आता। अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता
तो वहाँ पर सिस्टम जो होता है वो दोबारा अपने इब्तिदाई हालत में वापस आ जाता है। तो क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि सिस्टम जो होता है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में चले जाता है, इसकी वजह से सिस्टम जो है अपने इब्तिदाई हालत में वापस नहीं आ सकता। ये इसका सबसे पहला रीज़न है, ठीक है। इसका दूसरा रीज़न बच्चों ये है, सेकंड रीज़न, ठीक है। सेकंड रीज़न ये है कि जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो जो बहुत सारी जो फोर्सेस है, ठीक है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है ना, मैं आपको फ्रिक्शन से समझाता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स तो क्या होता है कि जैसे बहुत सारे जो फोर्सेस होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स वगैरह, ठीक है, जो भी नॉर्मल फोर्स जो भी रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इसके दौरान में देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। एनर्जी का लॉस होना, इसका मतलब क्या होना, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आप एक स्लाइडिंग पर आप स्लाइड कर रहे हो, तो आप ये देखते हो कि जब आप स्लाइड करते हो जाते हो अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में, तो वहाँ पर फ्रिक्शन के कारण आपकी सरफेस और स्लाइडिंग की सरफेस के दरमियान में जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी होता है, और लॉस ऑफ एनर्जी होने की वजह से सिस्टम दोबारा अपने इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आ सकता। ये रीज़न है। तो दो आपको रीज़न याद रखने हैं। सबसे पहला रीज़न क्या है कि जैसे फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस या केमिकल रिएक्शन के दौरान में सिस्टम जो होता है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में चले जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान में। और सेकंड क्या रीज़न है? सेकंड रीज़न ये है कि जब ये प्रोसेस होता है तो देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज सम फोर्सेज लाइक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, और बहुत सारे विस्कोसिटी है ना, ये जो तमाम फैक्टर्स है, ये तमाम फैक्टर्स क्या करते हैं, एनर्जी का लॉस करते हैं। विस्कोसिटी में भी एनर्जी का लॉस होता है, तो सिस्टम जो होता है दोबारा अपने इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आ सकता। तो दो रीज़न आपको याद रखते हैं। सबसे पहला, सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में चले जाता है, पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि जो फ्रिक्शन होता है, विस्कोसिटी वगैरह, ये जो फोर्सेस है, डिसिपेटिव फोर्सेस, ठीक है, तो ये तमाम फोर्सेस की वजह से सिस्टम जो होता है वो अपनी एनर्जी को लॉस करता है और दोबारा अपने इब्तिदाई हालत में वापस नहीं आ सकता। ये इसके दो रीज़न है, ओके। तो इसको आप स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है आपका वो है अजम्पशन फॉर थर्मोडायनामिक प्रोसेस, कि अगर हम अभी आगे जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको क्या क्या अजम्पशंस, मतलब क्या क्या मफरूज़ात याद रखने हैं, ठीक है। तो याद रखिए, मैं आपको 4 मफरूज़ात बताता हूँ जो हमको तमाम थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए आगे याद रखने हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो हम आगे चल कर जो डिस्कस करने वाले हैं वो तमाम के तमाम प्रोसेस जो होंगे बच्चे वो इरिवर्सिबल होंगे। याद रहेगा आपको, जो पूरे प्रोसेस हम आगे चल के पढ़ने वाले, हमारा पहला अजम्पशन क्या रहेगा कि हम जो भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस आगे चल के पढ़ने वाले वो तमाम के तमाम प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। ये हमारा पहला अजम्पशन है, ठीक है। तो दूसरा अजम्पशन हमारा क्या है? तो पहला अजम्पशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो आपके जो तमाम प्रोसेस होंगे वो कौन से होंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका सेकंड वाला क्या अजम्पशन आपको याद रखना है? इसका सेकंड वाला अजम्पशन याद रखना है कि ये जो हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, ये इस दौरान में जो हमारा सिस्टम जो होगा वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। किस में रहेगा? हमारा जो सिस्टम होगा वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। किस में रहेगा? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में। ये भी आपको बात ख्याल में रखनी है। ये इसका सेकंड अजम्पशन है कि जो हमारा सिस्टम रहेगा वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, ओके। ये बात आपको याद रखनी है। इसका तीसरा वाला जो पॉइंट है बच्चों, आपको याद रखना है कि ये वाला प्रोसेस जो हम आगे चल के पढ़ने वाले, ये वेरी स्लो प्रोसेस होंगे। कौन से होंगे? वेरी स्लो प्रोसेस। जो भी हम प्रोसेस आगे चल के पढ़ने वाले हैं वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होंगे। और आपको पता है जो प्रोसेस स्लो होते बच्चों, उसे कहा जाता है कॉसी स्टैटिक प्रोसेस। क्या कहा जाता है उसको? कॉसी स्टैटिक प्रोसेस, मतलब ऐसे प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। तो जो भी प्रोसेस हम आगे चल के पढ़ने वाले वो सारे के सारे प्रोसेस जो है बहुत ही एक्सट्रीमली बहुत ही स्लो होंगे, ठीक है। उसके बाद में इसके ताल्लुक से आपको जो चौथा पॉइंट याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रोसेस हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन है ना, PV इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, ये वाली इक्वेशन जो होगी बच्चों तमाम प्रोसेस के लिए आगे क्या होगी? वैलिड होगी, ठीक है। ये बात का भी आपको ख्याल रखना है कि जितने भी प्रोसेस हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं वो तमाम प्रोसेस के लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT है वो वैलिड होंगी। ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। और उसी के साथ साथ में एक और ख़ास बात है, वो ये है कि जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो इसमें जो हम पिस्टन इस्तेमाल करेंगे तमाम इसके क्वेश्चंस में, ठीक है, जो हम पिस्टन इस्तेमाल करेंगे वो मूवेबल होगा, जो आसानी से मूव कर सकेगा, फ्रिक्शनलेस होगा। फ्रिक्शनलेस का क्या मतलब है? फ्रिक्शनलेस का मतलब ये है कि वो जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो जो आपका कंटेनर है, जो भी सिलेंडर है, उस सिलेंडर पर उसका कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा। और तीसरा जो है इसका जो है ये मूवेबल होगा, फ्रिक्शनलेस होगा और मासलेस होगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। जो पिस्टन हम इस्तेमाल करेंगे वो पिस्टन कैसे होगा? मूवेबल होगा,
फ्रिक्शनलेस होगा और मासलेस होगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो अजम्पशन फॉर थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है? पहला अजम्पशन क्या है कि जो भी प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं वो सब इरिवर्सिबल होंगे, मतलब सिस्टम अपने स्टेट को चेंज करेगा तो दोबारा इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाएगा। उसके बाद में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा सिस्टम हमारा, ओके। उसके बाद में ये प्रोसेस पढ़ेंगे एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा स्लो होंगे क्वासिस्टैटिक प्रोसेस की तरह, और आइडियल गैस PV = nRT इसमें वैलिड होंगी। और पांचवे वाला जो पॉइंट है इसका, पिस्टन जो हम इस्तेमाल करेंगे वो मूवेबल होगा, फ्रिक्शनलेस होगा और मासलेस होगा। तो टेक अ स्नैपशॉट। देखिए अब हम सबसे पहला प्रोसेस पढ़ते हैं बच्चों, जिसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके नाम से पता चल रहा है बच्चों, आइसोथर्मल। आइसो मतलब सेम और थर्मल मतलब टेम्परेचर, मतलब ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो उसे क्या कहा जाता है? आइसोथर्मल। तो मैंने आपको बताया था थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए क्या ज़रूरी है, तो आंसर है थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि सिस्टम के कोई दो स्टेट वेरिएबल, दो या दो से ज़्यादा स्टेट वेरिएबल चेंज होने चाहिए। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है? थर्मोडायनामिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है। क्या होता है? प्रेशर और वॉल्यूम चेंज। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है? तो कंडीशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है तो इस किस्म के प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो मुस्तकिल दर्जे हरारत पर अपने प्रेशर और वॉल्यूम मतलब दबाव और हजम को तब्दील करता हो, इस किस्म के प्रोसेस को कहा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। और आपको याद है मैंने इसके पहले बताया था कि आइसोथर्मल के लिए क्या कंडीशन है, वो कंडीशन भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। मैं पहले आपको इसकी ना एग्जांपल बता देता हूँ कि इसकी एग्जांपल आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो इसकी एग्जांपल बच्चों होंगी मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या होगा? मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। अगर आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा कि जब आइस पिघलना शुरू होता है तो वो एकदम फास्टली पिघल नहीं आता। जब हम उसको अगर धूप में ले जाकर रखेंगे तो हम ये देखेंगे, या फिर हम उसको फ्रीजर के अगर बाहर निकाल के रख देंगे तो हम ये देखेंगे धीरे धीरे जो होता है वो पिघलने लगता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, इस किस्म के प्रोसेस को कहा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो मुस्तकिल दर्जे हरारत पर अपने जो है प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करता है। इस किस्म के प्रोसेस को कहा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। की एग्जाम्पल बताया मैंने, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, मेल्ट हो जाना, ठीक है। ये है आपके पास में आइसोथर्मल प्रोसेस की पहली एग्जांपल। अच्छा, अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या क्या कंडीशंस है, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कंडीशन याद रखिए, कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल की क्या क्या कंडीशन है? इसके लिए जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन वो ये है कि डेल्टा T = 0, मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 0, मतलब टेम्परेचर जो है इसमें तब्दील नहीं होना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब इसमें डेल्टा T जो है वो क्या होना चाहिए? 0। अगर डेल्टा T 0 है मतलब टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं हो रहा, अगर टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा तो हम जानते हैं डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा बच्चों? 0, क्योंकि आप जानते हैं इंटरनल एनर्जी का चेंज होना किस पर डिपेंड है? तो आंसर है सिस्टम के टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर का चेंज ही 0 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? 0। इसका सेकंड पॉइंट है। इसका थर्ड वाला पॉइंट क्या है आपको याद रखना है, अगर ये दोनों भी चीज़ें 0 है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर भी 0 है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर Q = W। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिस्टम को भी जितनी भी हीट दी जाएगी वो पूरा का पूरा हीट का इस्तेमाल सिस्टम का के लिए करेगा, तो आंसर है वर्क डन करने के लिए करेगा, ठीक है। ये कहाँ से आया? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आया, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने क्या किया? डेल्टा U = 0 रखा, तो आपके पास में क्या आ गया? Q = W, मतलब सिस्टम को जितनी भी हीट दी जा रही है उस हीट का पूरा इस्तेमाल सिस्टम अपने वर्क डन करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो अब देखिए, अब आइसोथर्मल की पॉसिबिलिटी कि आइसोथर्मल प्रोसेस कब होगा, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। सबसे पहला इसकी ये है कि जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, जो भी सिस्टम है वो इन्वायरमेंट के साथ में, सिस्टम जो है इन्वायरमेंट के साथ में बच्चों गुड कांटेक्ट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुड कांटेक्ट में। जैसे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना, जैसे अगर आपने यहाँ बर्फ़ रख दिया और बर्फ़ को बिल्कुल भी उसके दरमियान में कोई रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टम और इन्वायरमेंट जो है बच्चों एकदम गुड कांटेक्ट में होना चाहिए, तब जाके आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल है, ठीक है। एक बात आपको ये ख्याल रखनी है कि सिस्टम जो है वो गुड कांटेक्ट में होना चाहिए। उसके बाद में जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट, वो बहुत ही स्लो होना चाहिए, है ना। तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड इन्वायरमेंट इज वेरी स्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इसका। अगर ये बहुत स्लो नहीं होगा तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगा, मतलब सिस्टम और इन्वायरमेंट के दरमियान में जो टेम्परेचर का एक्सचेंज होगा
ठीक है, सॉरी जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो बहुत ही स्लो होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही स्लो होना चाहिए। यहाँ पर एनर्जी से क्या मुराद है, तो यहाँ पर एनर्जी से मुराद है हीट, मतलब इन्वायरमेंट और सिस्टम के दरमियान में जो हीट का एक्सचेंज होगा, जो ट्रांसफर ऑफ हीट होगा वो बहुत ही स्लो होना चाहिए, तब जाके आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल है। इज इट क्लियर? इसका जो थर्ड वाला पॉइंट है बच्चों ये है कि थर्मल इक्विलिब्रियम इज मेंटेन थ्रू आउट द चेंज। ठीक है, मतलब जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए ये चेंज के दौरान में। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ समझा देता हूँ, इसका पीवी डायग्राम है ना, इसका पीवी डायग्राम कैसे होगा, तो देखिए पीवी डायग्राम के लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इसका पीवी डायग्राम कैसे होता है। मान लीजिए पी आई और वी आई जो है ये क्या है, तो पी आई वी आई जो है ये इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हम इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अब आपके पास में मैं इसको आपको पीवी डायग्राम बताता हूँ। ठीक है, ये आपके पास में मान लीजिए यहाँ पर पी आई है, ये पी एफ है, ये वी आई है और ये वी एफ है। हमको पता है कि एक्स एक्सिस पर हम हमेशा क्या लेते हैं, एक्स पर हमेशा हम आपका वॉल्यूम लेते हैं और वाई पर हमेशा क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सिस्टम कैसे चेंज होगा, तो सिस्टम इस तरह से चेंज होगा कि ये हमारा सिस्टम ऐसे गया। ठीक है, ये ए स्टेट है और ये इसकी बी स्टेट है। ठीक है, अगर अब इसको ऐसे मिला ले, देखो ज़रा गौर करो, सिस्टम जो है जब इनिशियल स्टेट में था तो उसका प्रेशर पी आया था और वॉल्यूम वी आया था, लेकिन जब सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गया तो अगर आप गौर करेंगे उसका प्रेशर भी चेंज हो गया, पी आई से पी एफ हो गया और वॉल्यूम भी जो है वी आई से वी एफ हो गया। मतलब यहाँ पर जो हुआ सिस्टम ने अपने दोनों स्टेट वेरिएबल को चेंज कर लिया। पहले प्रेशर ए पर पी आया था तो वॉल्यूम वी आया था, बी पर प्रेशर पी एफ हो गया तो यहाँ पर वॉल्यूम वी एफ हो गया। मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टम में एक साथ अपने दोनों वेरिएबल्स, ठीक है, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज कर लिया। और अगर ये प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है तो इस किस्म के प्रोसेस को कहा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस।